नमस्कार। तो आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज की हमारी ये पूरी चर्चा कृष दिवाकर सर के टॉप टियर हैंडरिटन नोट्स पर बेस्ड है। मतलब एकदम सटीक जानकारी, एग्जाम के लिए जरूरी हर एक पॉइंट, और वो भी जीरो कंटेंट लॉस के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे युग्मक जनन के बिल्कुल बेसिक से, फिर हम शुक्राणु निर्माण के एक्चुअल चरणों को समझेंगे। उसके बाद स्पर्मेटिड कायांतरण पे बात करेंगे, फिर सर्टोली कोशिकाएं और एक बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट देखेंगे। और हाँ, लास्ट में आपके लिए कुछ सुपर ट्रिक्स हैं जो ये सब कुछ चुटकियों में याद करवा देंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के बेसिक्स। अब सवाल यह है कि आखिर ये गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जननों यानी वृषण और अंडाशय में युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, बस उसी को युग्मक जनन कहते हैं। ये जो याद रखने लायक बॉक्स आप देख रहे हैं, ये हमारे आज के टॉपिक का फाउंडेशन है। क्योंकि सोचकर देखिए, बिना युग्मकों के तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, है ना। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि कैसे ये एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट नर और मादा के शरीर में अलग अलग काम करता है। अगर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और वहीं अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को oogenesis या अंडजनन कहा जाता है। आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पर रहने वाला है। तो एक्चुअल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। वृषण के अंदर ना शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन यानी म्योटिक डिवीजन के जरिए शुक्राणु बनाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये कि जनन स्तर की सभी कोशिकाओं में ये क्षमता होती है, और जो कोशिकाएं ये काम करती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम शुक्राणु निर्माण के अलग अलग चरणों को देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला चरण है बहुगुणन अवस्था, जिसे मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। इसके नाम से ही एकदम साफ है कि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस अवस्था में आदिजनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस करती हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण। यहाँ जो सबसे क्रिटिकल डिटेल है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, वो ये है कि ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हमेशा द्विगुणित यानी डिप्लॉइड 2n होती हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या, इसके बाद आती है वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज। यहाँ आकर कोशिकाएं डिवाइड होना बंद कर देती हैं। अब वो सिर्फ पोषक पदार्थों को अपने अंदर इकट्ठा करती हैं और आकार में बड़ी होने लगती हैं। अब इन बड़ी हो चुकी कोशिकाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये अभी भी पूरी तरह से द्विगुणित यानी डिप्लॉइड ही होती हैं। और अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप, परिपक्वन अवस्था या मैचुरेशन फेज। इसे हम दो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 मियोसिस 1 होता है, जहां एक डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर दो अगुणित यानी हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। इसके तुरंत बाद होता है स्टेप 2 मियोसिस 2। इसमें हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनते हैं। तो हिसाब लगाइए, हमने एक प्राइमरी सेल से शुरुआत की थी और एंड में हमारे पास कुल 4 अगुणित स्पर्मेटिड बनकर तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्पर्मेटिड का कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये लिटरली एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे एक एकदम साधारण सी गोल कोशिका एक इतनी एक्टिव और स्पेसिफिक संरचना में बदल जाती है। फेज 1 में स्पर्मेटिड की लंबाई बढ़नी शुरू होती है। फेज 2 में सेंट्रोजोम 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पास वाला और एक दूर वाला। ये जो दूर वाला सेंट्रियोल है ना, यही आगे जाकर स्पर्म की पूंछ या अक्षीय तंतु बनाता है। फिर फेज 3 आता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ के बेस के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं ताकि स्पर्म को एनर्जी मिल सके। इसे हम नेबेनकण कहते हैं। फेज 4 में गोल्जी काय स्पर्म के सिर पर एक कैप जैसी संरचना बनाता है, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। और फाइनली फेज 5 में जो एक्स्ट्रा कोशिका द्रव्य होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे हमें एक एकदम हल्का, तेज और एक्टिव शुक्राणु मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सर्टोली कोशिकाएं और फ्लो चार्ट।
अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ये डेवलप हो रहे नन्हे शुक्राणु अकेले सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये विकसित हो रहे शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं में धंसे रहते हैं। इन सर्टोली कोशिकाओं का एक ही मेन काम होता है, और वो है इन स्पर्म्स को लगातार पोषण देना, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए उसे इस शानदार फ्लोचार्ट की मदद से एकदम स्टेप बाय स्टेप समराइज कर लेते हैं। शुरुआत होती है प्राइमरी जर्म सेल से, जो 2n है। ये बनती है स्पर्मेटोगोनिया, ये भी 2n है। फिर ग्रोथ होकर ये बदलती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जो कि अभी भी 2n है। अब यहाँ से मियोसिस आय होता है और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि n यानी हैप्लॉइड है। फिर मियोसिस 2 के बाद ये स्पर्मेटिड में बदलता है, और फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद हमें मिलता है स्पर्मेटोजोआ, यानी पूरी तरह से मैच्योर स्पर्म। ये 6 के 6 स्टेप्स बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। और अब वो सेक्शन जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सेक्शन 5, एग्जाम बूस्टर्स और सुपर ट्रिक्स। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली टेबल देखिए। शुक्र जनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह है जहां स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया हमारी जर्म सेल्स हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिप्लॉइड सेल है जो मियोसिस में जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो पहली सेल है जो हैप्लॉइड होती है। स्पर्मेटिड हमारा इमैच्योर स्पर्म है, और स्पर्मेटोजोआ पूरी तरह से तैयार मैच्योर शुक्राणु हैं। इस बाइलिंगुअल टेबल को अपनी मेमोरी में एकदम लॉक कर लीजिए। और अब पेश है हमारा मास्टर स्ट्रोक, हमारी सुपर मेमोरी ट्रिक। बस ये 4 शब्द याद रख लीजिए: गो, ग्रो, मैच्योर, मॉर्फ। पहले जी से जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन यानी बहुगुणन, दूसरे जी से ग्रोथ यानी वृद्धि, पहले एम से मैच्योरेशन यानी परिपक्वन, और आखिरी एम से मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। इस छोटी सी ट्रिक के साथ मेरी गारंटी है कि एग्जाम के प्रेशर में भी आप ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर हो जाए इन हाई यील्ड फैक्ट्स का। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी प्रक्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। स्पर्मेटोगोनिया हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं। एक प्राइमरी सेल से हमेशा 4 स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म का एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है। सर्टोली कोशिकाएं पोषण का काम करती हैं, और स्पर्म की पूंछ हमेशा अक्षीय तंतु से ही बनती है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे MCQ के रूप में छप कर आते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। इस एक इतने छोटे से माइक्रोस्कोपिक सीक्वेंस पर महारत हासिल करना मानव जीवन की निरंतरता यानी ह्यूमन लाइफ की कंटिन्यूएशन के बारे में हमारी समझ को कैसे डिफाइन करता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि नेचर का ये पूरा मैकेनिज्म कितना ज्यादा सटीक और शानदार है। मुझे उम्मीद है कि इन बेहतरीन नोट्स के साथ हमने इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है। ऐसे ही सीखते रहिए और इस नॉलेज को हमेशा अपने साथ रखिए।